इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। यह खतरा कम था कि बिंगू ने इनमें कोई जाली नोट शामिल कर दिया हो। आप नोट गिन रहे हैं, इस वक्त पैसों की क्या जरूरत पेश आ गई? गजाला ने उकताए हुए अंदाज में पूछा। मैंने रकम गिने बगैर जेब में डाल ली थी। सुबह ट्रेन में बुकिंग के लिए इसकी जरूरत होगी, मैंने बताया। तो क्या हम इस शहर में सिर्फ जब बसरी करेंगे? मेरा जवाब सुनकर गजाला को हैरत और मायूसी हुई। हमारा यहाँ रुकना सिर्फ इसलिए जरूरी था कि हम अपनी गैर कानूनी आमद को पासपोर्ट के इंदराज के मुताबिक जायज बना सके। या बिंगू हमारी असली से वाकिफ है। मैं जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। हमें तफरीक के ख्याल को दिल से निकाल कर सिर्फ काम से काम रखना होगा। मालूम होता है कि सूबेदार वाले वाक़े ने आपके एतमाद को मुतज़लज़ल कर दिया है। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम ठीक कह रही हो। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि औरत या औरतों के साथ दुश्मन का मुकाबला करना किस कदर खतरनाक साबित हो सकता है। हैरत है कि तुम औरत ज़ात होते हुए इस वाक़े से इस कदर बेनियाज हो। अंधेरा था और हम आपस में बात नहीं कर सकते थे। हमारी सरगोशियाँ फौजियों के कानों तक पहुँच जाती तो वो पिछला हिस्सा खोल देते। गजाला ने मेरी बात काट कर कहा, मैंने जलाल की ब्रीफिंग के मुताबिक जुबान बंद रखी, मगर मैं बदतरीन हालात के लिए तैयार थी। फौजी जीते जी मुझे या वीरा को हाथ नहीं लगा सकते थे। वो मुसल्ला थे और तादाद में हमसे ज्यादा भी। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। जरा भी गड़बड़ होती तो मैं अव्वल खान वाली जहरीली अंगूठी का कुछ स्याल वीरा के बदन में उतारती और यही अमल अपने साथ धुरा डालती। दोनों बैठे बैठे मर जाती। इन दरिंदों को हमारे मुर्दा जिस्मों के सिवा कुछ न मिलता। गजाला की बात सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया। तुमको मालूम है कि हमारे मजहब में कत्ल या खुदकुशी हराम है। इन हालात में इससे बेहतर मुतबादल नहीं था। वो लम्हात खैरियत से गुजर गए। मैं अपने इस फैसले को भूल चुकी हूँ। मैं आपको सिर्फ यह बताना चाह रही थी कि इस वाक़े ने मुझे बुरी तरह हिला कर रख दिया था। अब मैं इसके शहर से आज़ाद हो चुकी हूँ। यह दुश्मन की सरजमीन है। मैं अमृतसर से निकल जाना चाहता हूँ ताकि दोबारा ऐसे हालात पैदा होने का खतरा बाकी न रहे। यहाँ बिंगू हमारा राजदां है। नई दिल्ली में किसी को मालूम नहीं होगा कि हमें जलाल ने भारत भिजवाया है। वहां अनिल बिस्वास और शायद जान स्मिथ भी मौजूद होगा। गजाला ने मुस्कुरा कर इजाफा किया, हमारा असल काम इन्हीं दो नामों से वाबस्ता है। भारत में लंबा कयाम खतरनाक साबित होगा। वीरा से हमारा राब्ता टूट चुका है। क्या आप इसे यहाँ छोड़कर आगे निकल जाएंगे? इसे वीरा याद आ गई। बुकिंग के बाद मैं फोन पर उसे आगाह कर दूंगा। वो भी इसी ट्रेन से दिल्ली जाएगी, मगर उसकी सीट अलग होगी। मैं आपसे कभी बहस नहीं करती। आप जो फैसला कर लेती हैं उसे कबूल कर लेती हूँ। यहाँ से जल्द अज जल्द रवानगी के बारे में बहस का आगाज शायद मैंने किया था। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए मेरे गले में बाहें डालती। आप मजाक का भी बुरा मान जाते हैं। खामोश बैठकर एक दूसरे का मुंह तकने से बेहतर है कि कुछ न कुछ नोक झोंक ही चलती रहे। हमारा वक्त आसानी से गुजरता रहेगा। मैंने वालियाना अंदाज में उसे अपने बाजुओं में समेट लिया। मुझे इस तसव्वुर से झुरझुरी आ गई थी कि सरहद पर सूबेदार से मामला बिगड़ जाता तो वो खामोशी से अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती। वो मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बची थी। नई जिंदगी मिलने पर वो मेरी तरफ से पुरतपाक मुबारकबाद की हकदार थी। कुंज रोड पर सुबह के वक्त काफी रौनक थी। दाढ़ियों और पगड़ियों की भीड़ में जवान और सेहतमंद सरदारनियां भी अपने इलाकाई गरूर के साथ सीना ताने घूम रही थीं। बाज कदामत परस्त और रवायती सिख कृपाने लगाए घूम रहे थे। मेरे लिए वो मनाजर दिलचस्प और हैरान कुन थे, लेकिन दूसरों के मामूलात में शामिल थे। पिछली रात बिंगू के साथ होटल आस्टोरिया का सफर करते हुए मैंने अंदाजा लगा लिया था कि अमृतसर मुतवस्सित दर्जे का एक गुंजान और गंदा शहर था, जिसकी सारी अहमियत सिर्फ गोल्डन टेम्पल की वजह से थी। अजीब बात यह थी कि मशरकी तसव्वुर के बरअक्स वहां जिन्स का कोई खास इम्तियाज नहीं था। मर्दों की भीड़ में हर उम्र की औरतें भी यूं इत्मीनान से मिलजुल कर घूम रही थीं जैसे वो इन्हीं की बरादरी और घरानों से ताल्लुक रखती हूँ। इंसानों की भीड़ भाड़ में कहीं कहीं आवारा सुवर भी आज़ादी से घूमते नजर आए। वह अपनी सुर्ख और लंबी थूथनियां झुकाए कूड़े के ढेर कुरेदते फिर रहे थे। इंसान इनसे और वो इंसानों से खासे मानूस थे। मैं इन गंदे और बदबूदार जानवरों से बचता हुआ पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा था। रास्ते में मेरी निगाहें किसी ऐसे फोन बूथ की मुतलाशी थी जहां से मैं बेफिक्री से वीरा से राब्ता कर सकूं। मैंने होटल के फोन को उस काम के लिए मौजू नहीं समझा। वो औसत दर्जे का होटल था जहां इस बात का इम्कान था कि ऑपरेटर किसी भी वक्त गुफ्तगू में मुदाखलत कर बैठे। अपने मतलब का पहला बूथ नजर आते ही मैं इसमें घुस गया। मैंने ग्रांड होटल का नंबर मिलाकर एनकावेल से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की तो ऑपरेटर्स ने खालिश पंजाबी में मुझे होल्ड करने का मशवरा दिया और लम्हा भर बाद लाइन वीरा से मिला दी। शायद वीरा मेरी कॉल की तवक्का कर रही थी। मेरी आवाज़ सुनते ही मुसरबाना लहजे में बोली, तुम इस वक्त मेरे होटल से कितनी दूर हो? मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि तुमसे कैसे राब्ता कर सकूंगी। यहाँ मेरा दम घुट रहा है। मैं करीब हूँ और रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। तुम भी वहीं आ जाओ।
मैंने उसकी परेशानी भांप कर मशवरा दिया। बस मैं पहुंचती हूँ, कुछ ताखीर हो जाए तो मेरा इंतजार कर लेना। ये कहकर वीरा ने फोन बंद कर दिया। मैं भी रिसीवर हुक से लटका कर बाहर निकल आया। मुझे तशवीश हो रही थी कि वीरा की परेशानी का क्या सबब था। मैंने फुटपाथ पर रेंगती हुई भीड़ से अलग होकर अपनी रफ्तार तेज कर दी। मैं अपने लिबास और खदोखाल के एतबार से बहुत से मकामियों जैसा ही था। दूर से देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मैं किसी दूसरे मुल्क से वहां पहुंचा हूं। जुबान के अलावा शहर और इसके रास्तों से मेरी अदम वाकफियत मेरी कमजोरी थी। मैं पंजाबी जुबान समझने पर पूरी तरह कादिर था, लेकिन सरदारों वाली खड़ी पंजाबी बोलना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। ग्रांड होटल के सामने से गुजरते हुए गैर इरादी तौर पर मेरी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गईं, मगर वीरा कहीं नजर नहीं आई। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त काफी भीड़ थी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का समा नजर आ रहा था। मैं कुलियों के सिरों पर लदे हुए जस्ती संदूकों और बिस्तर बंदों से बचता हुआ इस तरफ पहुंचने की कोशिश में मसरूफ हो गया जहां अंग्रेजी में गैर मुल्कियों के लिए बुकिंग की तख्ती आवेजा थी। वीरा मुझसे पहले पहुंची थी। मुझे देखते ही वो तेजी से मेरी तरफ चली आई। मैं उसे साथ लेकर एक ऐसे हिस्से की तरफ चल दिया जहां बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। यहाँ मैं परेशान हो गई हूँ। हर शख्स को अपनी जुबान से बेइंतहा प्यार है। क्या तुम सिर्फ इस वजह से इतनी बौखलाई हुई हो? मैंने उसकी बात काट कर दबे लहजे में पूछा। नहीं, मैं चंद सर फिरे लड़कों की वजह से परेशान हूँ। वो बिला वजह मेरी मेहमान नवाजी पर तुले हुए हैं। किसी मुआवजे के बगैर मुझे गोल्डन टेम्पल और शहर की सैर कराने की पेशकश कर चुके हैं। सुबह से 3 मुख्तलिफ चेहरे मेरे पास आ चुके हैं। इनमें 2 तो सूरतों ही से लोफर मालूम हो रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि वो तीनों एक टोली के लड़के हैं। मैंने बहुत अच्छा सबक दे सकती हूँ, लेकिन सूबेदार वाले वाक़े के बाद मेरी तबीयत मकदर है। मैं हर उलझन से दूर रहना चाहती हूँ। हमारे लिए ये शहर मौजू नहीं है। मैं इस वक्त दिल्ली के लिए बुकिंग कराने के इरादे से आया हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया था। उसने अपने वेंटी बैग से अपना पासपोर्ट निकाल कर मुझे थमा दिया। खुदा का शुक्र है कि बिंगू ने तुम्हें मेरे होटल का नंबर दे दिया। मुझे तुम्हारे होटल का नाम तक मालूम नहीं। इस तरह हम एक दूसरे से बिल्कुल कट कर रह जाएंगे। मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था, मगर तुम ना मानी। हो सकता है कि दिल्ली पहुंचने के बाद यह मसला हल हो सके। यहाँ तो जैसे तैसे वक्त गुजारना ही पड़ेगा। मैंने उसे वहीं छोड़ा और दोबारा बुकिंग काउंटर की तरफ लिया। अमृतसर से दिल्ली, कलकत्ता और दूसरे शहरों के लिए रोज कई रेल गाड़ियां रवाना होती हैं। दिल्ली के लिए बुकिंग की सूरत हाल अच्छी नहीं थी, मगर तीनों पासपोर्ट देखने के बाद क्लर्क ने मुझे 2 ट्रेनों के बारे में बताया जिनमें गैर मुल्कियों के लिए बुकिंग मौजूद थी। मैंने उसी रोज 2 बजे जाने वाली सुपर फास्ट ट्रेन में तीनों नशिस्तें महफूज करा ली। मैंने ये एहतियात रखी थी कि अपनी और गजाला की बर्थ मर्दाना हिस्से में रखी थी। वीरा के लिए जनाना डिब्बे में नशिस्त ली थी ताकि वो हमसे अलग रह सके। पाकिस्तान में ट्रेन की नशिस्तों के हसूल में होने वाली दुश्वारियों के पेश नज़र वही खुशगवार तजर्बा था। भारतीय फौज के एक सूबेदार ने हमारे पहले तजर्बे में अपने मुल्क की सूरत जिस तरह मसख की थी, दूसरे तजर्बे ने उसका थोड़ा सा अजाला कर दिया था। अमृतसर से 2 बजे रवानगी की खबर वीरा के लिए खुशखबरी से कम नहीं थी। अपना पासपोर्ट और टिकट वापस लेते हुए उसने ताज्जुब से कहा, मैंने बहुत दुनिया देखी है। फ्रेंच, अतालवी और जर्मन भी अपनी अपनी जुबानों के बारे में बहुत मुतासिब हैं, मगर मैंने अमृतसर जैसी घुटन कहीं महसूस नहीं की। पर नियमत है कि हम दोपहर तक यहाँ से निकल जाएंगे। ये अमृतसर और सिखों का कसूर नहीं है। तुम्हारे सर पर अभी तक रात वाला सूबेदार सवार है। ओ खुदा! वीरा ने हथेली से अपनी पेशानी रगड़ते हुए गहरा सांस लिया। वो चंद मिनट की बातें थी, मगर मैं इस भयानक तजर्बे को उम्र भर फरामोश नहीं कर सकती। मेरी अकल माऊफ होकर रह गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि हम वहां से कैसे निकलेंगे। बिंगू अजीम बदमाश है। उसने पलट कर फालतू खर्च का जिक्र तक नहीं किया। वो थोड़ा सा कम अजीम है। तुम्हें होटल पहुंचाने के बाद उसने मुतालबा कर दिया था, जो मैंने पूरा कर दिया। शायद वो सिख नहीं है, तभी उसने सही वक्त पर सही फैसला कर लिया। सरदारों के लिए एक वक्त में ये दोनों काम नामुमकिन है। सही वक्त पर गलत फैसला करना और सही फैसले के लिए गलत वक्त का इंतखाब करना इनका तुर्रा होता है। ये बताए हुए लतीफे हैं। सारे सिख अकल से इतने आरे नहीं होते। मैंने टहलते हुए वो जगह छोड़ दी। जो कुछ भी हो, मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि सिख सारी दुनिया में जहां भी हैं पसंद किए जाते हैं, मगर अपने शहर में इन्होंने मुझे बेजार कर दिया। मैं अब होटल में नहीं टिकूंगी। 1 बजे वहां जाऊंगी और बैग लेकर सीधी स्टेशन पहुंच जाऊंगी। तुमने अपना पासपोर्ट बैग में रख लिया है, इसकी तरफ से होशियार रहना। मैं सफर में सफरी दस्तावेजात और रकम को अपने जिस्म के साथ रखता हूँ। भारत में तुमने पासपोर्ट खो दिया तो मुश्किलात में पड़ जाओगी। बाजारों में घूमने वाले गैर मुल्की जेब कतरों का खास निशाना होते हैं। तुम बेफिक्र रहो। मैं अपने बैग को बाजू और जिस्म के दरमियान दबा कर रखती हूँ। इसे छीना जा सकता है, चुराया नहीं जा सकता। फिर तुम आवारागर्दी करो, मैं वापस जाता हूँ। अब 1:30 बजे स्टेशन पर मुलाकात होगी। अब इतनी एहतियात मत करो। अभी हमने काम शुरू नहीं किया, या हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। थोड़ा सा वक्त मेरे साथ गुजार लो। तुम ये भूल रही हो कि गजाला होटल में अकेली है। तुम्हारी तरह वो भी किसी बात से हरासा हो सकती है। मैंने उसे घूर कर कहा, हाँ, इसका ख्याल मेरे ज़हन से निकल गया था। तुम्हें फौरन वापस जाना चाहिए।
स्टेशन की हदूद से बाहर निकलकर हम दोनों खामोशी से एक दूसरे से अलग हो गए। मेरा रुख अपने होटल की तरफ था। गजाला होटल के कमरे में बहुत आराम से थी। मैं पहुंचा तो वो टेलीविजन प्रोग्राम देखने में मसरूफ थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसे किसी ने परेशान नहीं किया। इससे पहले कि वो मेरे उस अजीब सवाल की वजह दरियाफ्त करती, मैंने उसे खुद ही बता दिया कि वीरा की गोरी रंगत और जाज़ब सूरत देखकर अमृतसर के कुछ लड़के उसे शहर की मुफ्त सैर कराने पर मुसर थे और बार बार उसके कमरे में पहुंचकर उसे परेशान कर रहे थे। यह होटल की इंतजामिया की कमजोरी है। गजाला ने मेरी बात पूरी होते ही अपना फैसला सादिर कर दिया। अब बाहर से आने वालों को किसी रोक टोक के बगैर मेहमानों के कमरों में जाने की आज़ादी मिली हुई होगी, वरना वीरा की इजाजत के बगैर कोई मुलाकाती उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता। गजाला ने तजर्बे की बात कही थी। तुमने ये नुक्ता कैसे समझ लिया? मैं उससे सवाल किए बगैर नहीं रह सका। शायद होटलों में ठहरने वाले गैर मुल्कियों के लिए यहाँ खासे गाइड मौजूद हैं। आपके जाने के बाद यहाँ भी कोई आया था, उसे काउंटर ही पर रोक लिया गया। क्लर्क ने इंटरकॉम पर मुझसे पूछा और मैंने गाइड के लिए इनकार कर दिया। इसके बाद कोई फ़ोन नहीं आया। यह मेरा ताज़ा तरीन तजर्बा है। हम लाहौर से अमृतसर आए तो सारा वो बंदोबस्त जलाल का था। शुरू से आखिर तक उसकी दी हुई हदायत की पासदारी की गई थी। इस बंदोबस्त में एक नुक्ता फरामोश कर दिया गया था जो वीरा के लिए परेशानी का बायस बन गया। बिंगू ने वीरा के होटल का नाम और फ़ोन नंबर हमें दे दिया, मगर वीरा के पास हमारा कोई सुराग नहीं था। मैंने सवाल को टालते हुए वीरा को शर्मिंदा करने की कोशिश की थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो मसला मेरे जहन पर सवार था। अमृतसर के मुकाबले में दिल्ली बहुत बड़ा और गुंजान शहर था। वहाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग रहकर हालात का मुकाबला करना मुमकिन नहीं था। मेरा ख्याल है कि हमारी इस तमाम मशक का मकसद सिर्फ इतना है कि बैक वक्त हम तीनों अपने दुश्मनों की निगाह में ना आने पाए। मेरी तशवीश से आगाह होने के बाद गजाला ने कहा, हम किसी से पंजा आजमाई कर रहे हूं तो वीरा दूर रहकर तमाशा देखती रहे। जरूरत पड़े तो जलाल के आदमियों से मदद ले ले। इंतहाई नागुज़ीर मजबूरी के सिवा उसे सामने आने की जरूरत नहीं। यही रवैया हमको भी अपनाना होगा। हमें गैर जरूरी तौर पर एक दूसरे की मदद करने से गुरेज करना होगा। भारत में यह इम्कान भी नहीं है कि कोई आपको या वीरा को सूरज से पहचान ले। गजाला ने पूछा। मेरी हद तक ये इम्कान ना होने के बराबर है। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैंने उलझ कर सवाल किया। आप परेशान हैं। सोच रही हूँ कि आपके अंदाज में आपकी मदद करने की कोशिश करूँ। मैं उसकी सादगी पर हंस दिया। कोशिश करो, चाहे तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छी तजवीज़ आ जाए। तजवीज़ मौजूद है, उसने पूरे एतमाद से कहा। वो ट्रेन में हमसे अलग रह कर सफ़र करेगी। दिल्ली पहुंचकर हम अलग अलग किसी बड़े होटल में पहुंचें और कमरा ले लें। हर होटल में सैकड़ों मेहमान रहते हैं। किसी को क्या पता कि कौन किसका साथी है। अगर वो एहतियात करेगी तो किसी को कानो कान पता नहीं चलेगा। हम तीनों एक ही होटल में ठहर सकेंगे। जरूरत पड़ने पर मौका निकाल कर एक दूसरे से मिल भी सकते हैं। वो बिल्कुल सामने की बात थी जो मुझे नहीं सूझ रही थी। मैंने उछलकर जोर से गजाला के हाथ पर हाथ मारा। तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। वीरा मुझसे ज्यादा परेशान है। अब उसे अंदाजा हो रहा है कि बातें मिलाने और काम करने में कितना फर्क होता है। लाहौर से यहाँ पहुंचने तक हम बातें ही बातें करते रहे हैं या तफक्कुरात में घुलते रहे हैं। असल काम जहाँ था वहीं पर है। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। इन तजर्बों और मुशाहिदों से गुजरे बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। एक बार हम दिल्ली पहुँच जाएं तो वाक़यात की रफ्तार खुद ब खुद तेज़ हो जाएगी। अनिल बिस्वास और जॉन स्मिथ में से जो भी पहले गिरफ्त में आ गया उसी से काम की इब्तिदा करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ अनिल बिस्वास को ज़हन में रखें। पता नहीं जॉन स्मिथ कहाँ हो। 4 की टोली टूटने के बाद गजाला हकीकी मानों में मेरी मशीर और मददगार साबित हो रही थी। मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने पहले उसकी इन सलाहियतों से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया। ट्रेन में या दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वीरा से बात होने का इम्कान नहीं है। हमें अभी तय कर लेना चाहिए कि दिल्ली में हम किस होटल का रुख करेंगे। मैंने कहा, यह आपका काम है। मुझे क्या मालूम कि दिल्ली में कौन कौन से बड़े होटल हैं। अभी होटल छोड़ेंगे तो बाहर किसी एयरलाइन के दफ्तर या टूरिस्ट ऑफिस से मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं दिल्ली के सिर्फ 2 होटलों के बारे में जानता हूँ, ओबराय और इंटरकॉन्टिनेंटल। इससे आगे मेरी स्लेट बिल्कुल साफ है। वो गुफ्तगू ऐसी थी जो इत्मीनान से बैठ कर ही की जा सकती थी। बाजारों में राह चलते हुए इन अहम नकात पर तबादला ख्याल मुमकिन नहीं था। हमने जब तक रवानगी के बारे में कोई फैसला नहीं किया, यह सोचकर खौफ आ रहा था कि अमृतसर में हमारा वक्त कैसे गुजरेगा। लेकिन ट्रेन की बुकिंग हो जाने के बाद वक्त तेजी से गुजरता हुआ महसूस हो रहा था। हम दोनों होटल से अपना हिसाब बेबाक करके रवाना हुए तो 12 बजने वाले थे। वक्त कम रह गया था। रास्तों से राइलमी के बायस हमने कोई सवारी लेने और क्वींस रोड से दूर निकलने का इरादा तर्क कर दिया। एक बार हम रास्ता भटक कर दूर निकल जाते तो वक्त पर स्टेशन पहुंचना दुश्वार हो जाता। हम खरामा उसी सड़क पर चलते रहे। रास्ते में गजाला ने चंद दुकानों में ताक झांक की, मगर अमृतसर के इस बाजार में कोई ऐसी गैर मामूली चीज नजर नहीं आई जिसे शहर की खास सौगात समझकर खरीदा जाता। मुझे एक जगह एयर इंडिया का बोर्ड नजर आया तो मैं गजाला को साथ लेकर वहां घुस गया। वहां फिजाई सफर के लिए टिकटों की फरोख्त और अंदरूनी मुल्क नशिस्तों के रिजर्वेशन का पूरा बंदोबस्त था।
मगर दिल्ली के होटलों के बारे में मालूमात फराहम करने का कोई बंदोबस्त नहीं था। एक अफसर ने हमें टूरिस्ट ऑफिस या किसी ट्रैवल एजेंसी से रजू करने का कीमती मशवरा देकर रुखसत कर दिया। मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया कि दिल्ली में इंटरकॉन्टिनेंटल होटल सबसे बेहतर रहेगा। हम 1:30 बजे से पहले अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। वीरा हमसे पहले वहां मौजूद थी। वो थकी हुई और उकताई हुई नजर आ रही थी। हम दोनों को देखकर उसका चेहरा खिल उठा। मुझे उसकी हालत देखकर तरस आ रहा था। उसे अलग होने का मशवरा देने के बजाय मैं उसे साथ लेकर रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। अमृतसर में वीरा ने जैसे तैसे एक दिन गुजार लिया था। हम लोग बिंगू की मेहरबानी से बिछड़कर यकजा भी हो गए थे, मगर दिल्ली में कयाम के बारे में वीरा फिक्रमंद थी। गजाला उसे कुछ देर तक छेड़ती और सताती रही। मैं उसकी गुफ्तगू से लाताल्लुकी इख्तियार किए खामोशी से चाय पीता रहा। वीरा के इस मसले का हल गजाला ने तजवीज़ किया था। उसे दोहराने का हक उसी को था। कुछ देर की नोक झोंक के बाद गजाला ने उसे मसले का हल बताया तो वीरा खुश होगी। इसे इब्तिदा से ये शक था कि दिल्ली के सफर में गजाला उसे मुझसे दूर रखने की कोशिश कर रही थी। गजाला ने तीनों के एक होटल में कयाम की तजवीज़ पेश करके इन शकूक को मिटा दिया था। चाय खत्म करने के बाद बातों बातों में वीरा को इल्म हुआ कि ट्रेन में उसकी सीट हम दोनों से अलग थी, तो मुझ पर कदरे बरहम हुई, लेकिन उसके लिए सूरत हाल को जूं का तूं तस्लीम करने के सिवा कुछ चारा नहीं था। 1:30 बजे हम प्लेटफार्म पर पहुंच गए। धुली धुलाई साफ सुथरी ट्रेन वहां लग चुकी थी। मुसाफिरों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। अमृतसर पहुंचने के बाद हमने सेहत, सफाई, मायार जिंदगी और तालीम के एतबार से भारत का जो हाल देखा था वो किसी भी तरह काबिल फख्र नहीं था। ज़ाहिरी तौर पर इन सब शोबों में पाकिस्तान आगे नजर आता था, लेकिन कहा यह जाता था कि तालीम और इक्तिसादी तरक्की के शोबे में भारत आगे था। वो किस तरह आगे था, इस बात की कोई शहादत उस वक्त तक हमारे सामने नहीं आ सकी थी, लेकिन भारतीय ट्रेन देखकर मेरी आंखें खुल गईं। इस शोबे में वो हमें मात दे चुके थे। आरामदेह ट्रेन की हर बोगी पर एक बावर्दी कंडक्टर गार्ड मौजूद था, जो बुकिंग का यकीन किए बगैर किसी को डिब्बे में सवार होने की इजाजत नहीं दे रहा था। रिजर्वेशन वाली बोगियों में सिर्फ वही मुसाफिर सफर कर सकते थे जिनकी नशिस्तें पहले से मखसूस हों। दूसरे लोग इनके आराम और सहूलतों में हारिज नहीं हो सकते थे। हर ट्रेन के साथ 1-2 ऐसी बोगियां लगाई जाती थीं जिनमें सिर्फ टिकट खरीद कर सवार होने की इजाजत थी। ऐसी बोगियों का वही हशर होता तो जो पाकिस्तान की हर ट्रेन में और हर वक्त देखा जा सकता है। हमने प्लेटफार्म पर चहलकदमी के दौरान मालूम किया तो पता चला कि हमारी और वीरा की बोगी एक ही थी। बुकिंग क्लर्क ने एक साथ होने वाली बुकिंग का अज खुद लिहाज करते हुए वीरा को हमारी बोगी के जनाना हिस्से में जगह दे दी थी। वक्त गुजरने के साथ प्लेटफार्म पर लोगों का हजूम बढ़ता जा रहा था। इस खित्ते की मुआशरती रवायात के मुताबिक मुसाफिरों से ज्यादा हजूम इन लोगों का था जो अपने अजीजों और दोस्तों को ट्रेन पर सवार कराने आए थे। ट्रेन में मुसाफिरों की तादाद पूरी होने वाली थी। प्लेटफार्म पर रेलवे के अमले की वो भाग दौड़ शुरू हो गई थी जो किसी ट्रेन की रवानगी से पहले देखने में आती है। हमने वीरा को जनाना हिस्से में बिठाया, फिर मैं गजाला के साथ मर्दाना कंपार्टमेंट में दाखिल हो गया। कंडक्टर ने दीवार पर अवेजा फहरिस्त में मजर और गजाला का नाम देकर टिकट पंच किए और हम दोनों अपनी आरामदेह जगहों पर बैठ गए। ठीक 2 बजे ट्रेन ने आखिरी विसल दी और एक हचकोले के साथ प्लेटफार्म छोड़कर तेजी से रफ्तार पकड़ती चली गई। अमृतसर से दिल्ली तक का सफर लंबा था। सुकून की बात यह थी कि डिब्बा रोशन और हवादार था। इसमें नशिस्तों से एक आदमी भी जायद नहीं था। इनमें हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी शामिल थे। बाज अपनी वज़ाकता और लिबास से अलग पहचाने जा रहे थे। कोई दूसरों पर मोतरिज नहीं था। हमें रात गए दिल्ली पहुंचना था। मैंने जूते उतारकर प्लेटफार्म से खरीदा हुआ अंग्रेजी अखबार संभाल लिया। गजाला खिड़की के शीशे के साथ लगी बाहर के दौड़ते हुए मनाजर देखने में महव हो चुकी थी। हमारी तरह दूसरे मुसाफिर भी कुछ लिखने, पढ़ने या बातें करने में मुनहमिक हो चुके थे। वो सुपर फास्ट ट्रेन थी। जलंधर और लुधियाना के स्टेशनों से गोली की तरह गुजर गई। अंबाला पर ट्रेन चंद मिनट के लिए रुकी और सफर फिर शुरू हो गया। बाहर चमकते हुए सूरज की तेज रोशनी रफ्ता रफ्ता मान पड़ने लगी थी। सूर्य गरूब हुआ तो ट्रेन की रोशनियां जल उठी। 10 बजे हमारी ट्रेन दिल्ली के मुजाफात और रेलवे लाइन के इतराफ में आबाद झोपड़ी और कच्ची आबादियों के दरमियान से गुजरती हुई दिल्ली स्टेशन पर जा रुकी।